गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। और आज का लेक्चर में हम लोग देखने वाले डे ब्रॉय हाइपोथेसिस। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि ये डे ब्रोगली बोल लिखा जाता है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है क्या, डे ब्रॉय हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटली सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर ये पता चला कि लाइट जो है सो पार्टिकल नेचर का होता है। ठीक है, और उससे पहले जब इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसी घटना हुई थी तो हमें पता चला कि लाइट जो है सो वेव नेचर में होता है। इसका मतलब लाइट जो है सो पार्टिकल नेचर में भी है और लाइट जो है सो वेव नेचर में भी है। तो इसी का को देखते हुए डे ब्रॉय नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी पीएचडी कर रहे थे, और पीएचडी में थीसिस लिखनी होती है। उस थीसिस में उन्होंने क्या कि ये एक वर्ड ऐसा जोड़ दिया कि नेचर के पास क्या है, सिमेट्री है, नेचर हैज सिमेट्री। मतलब पार्टिकल, मैटर और रेडिएशन, बस दो ही चीज़ है जिससे पूरा यूनिवर्स बना है। ठीक है, आगे उन्होंने एक चीज़ और भी बताया कि एवरी मूविंग पार्टिकल कंटेन अ वेव। प्रत्येक मूव कर रहा पार्टिकल क्या होता है, वेव एसोसिएटेड होता है। इसी वेव को बोलते हैं मैटर वेव। कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा सिद्धांत प्रूफ हो गया, इसके द्वारा आइंस्टीन साहब ने जब इक्वेशन दे दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तब जाकर के यहाँ पर पता चला कि लाइट जो है सो पार्टिकल नेचर में होता है। और लाइट जो है सो वेव नेचर में भी होता है। कैसे भाई, इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में और पोलराइजेशन में क्या होता है, वेव नेचर को लेते हैं। इसका मतलब लाइट का जो है सो डुअल नेचर होता है। तो उसी समय का एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था डे ब्रॉय। उन्होंने अपनी थीसिस में, पीएचडी कर रहे थे, उन्होंने अपनी थीसिस में ये लिखी कि जो नेचर है, नेचर वो नेचर सिमेट्री है। मतलब नेचर जो बना हुआ है मैटर और किससे बना हुआ है, पार्टिकल से, मैटर और रेडिएशन से बना हुआ है। ये बातें डे ब्रॉय साहब को पता चल गई थी। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये लिखी कि जो प्रत्येक मूव करने वाले ऑब्जेक्ट हैं, चाहे आप हैं, चाहे हम हैं, चाहे ये बोर्ड है, ये मार्कर है, अगर ये मूव करती है तो ये वेव एसोसिएटेड होती है। जैसे ही ये मूव करेगी इसमें एक वेव आ जाती है, उस वेव को बोलते हैं मैटर वेव। और वेवलेंथ जो होती है इस वेव का, वो होती है h/mv। वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव ये कितनी होती है, h/mv। इसका मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv। ये मैटर वेव का सिद्धांत था, ये मैटर वेव का कहानी था। डे ब्रॉय साहब ने इतना कह दिया। अब जब उनकी पीएचडी की थीसिस गई यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर प्रोफेसर लोगों ने चेक किया, और चेक करने से पाया कि ये स्टेटमेंट उस समय प्रूफ नहीं हुआ था। तो उसके अनुसार ये तो एक नया स्टेटमेंट है जिसका कोई प्रूफ नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, डे ब्रोगली साहब को बुलाया और कहा कि इस स्टेटमेंट को प्रूफ करके बताइए। तो डे ब्रॉय साहब को जो है सो प्रूफ करने के लिए बुलाया गया। ठीक है, तो उन्होंने एक अच्छी सी बात कह रखी थी कि ये जो लैम्बडा होता है वो h/mv होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो चीज़ एज्यूम की। एक तो खुद एक इंसान को लिए, एक मानव को लिए, और दूसरा एक छोटा सा पार्टिकल्स को लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसमें से इलेक्ट्रॉन को लिए। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी का जब मूवमेंट निकाला गया, जैसे एक मनुष्य को लिया गया, देखिए मनुष्य समझिए। ठीक है, इसका वेट 100 किलो होगा कम से कम, मान के चलते। स्पीड इसका जो होगा कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिए निकाला गया लैम्बडा इक्वल टू h की जगह पर 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, बाय जूल सेकेंड को नहीं लिखते हैं, यूनिट जानते हैं। लैम्बडा का वेवलेंथ क्या होता है, मीटर में आएगा। ठीक है, इसके बाद एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और m मास तो 100 है, इंटू वेलोसिटी कितनी है 10, तो ये टोटल कितने हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 6.625 इंटू 10 टू पावर यहाँ 3 है माइनस में, नीचे प्लस में 3 जीरो है, जो ऊपर जाएगा माइनस में, -37 मीटर।
इसको अगर हम लोग एंगस्ट्रॉम में बदलना चाहेंगे -27 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है, जो वेवलेंथ का यूनिट होता है। अब बात यहाँ पर ये है कि ये जो है एक्चुअल में बहुत छोटा है, क्योंकि 10⁻⁻27, इसका मतलब 0.0000 कितना जीरो देंगे, 27 जीरो, इसके बाद 0.625 देंगे, जो कि वेरी स्मॉल है। क्या ये बहुत छोटा है, और इस वेवलेंथ को कोई डिटेक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि ये बहुत छोटा है। और इसीलिए यहाँ पर डेब्रॉय साहब बच गए कि इतना छोटा वेवलेंथ तो डिटेक्ट होता नहीं है, इसका मतलब उसमें वेवलेंथ है जो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा। अब दूसरी बात चले गए इलेक्ट्रॉन की तरफ प्रूफ करने के लिए कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन को एज्यूम करो। इलेक्ट्रॉन को एज्यूम किया, इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी निकालते थे अप्रॉक्स आता है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसमें अगर पुट करेंगे तो एक वैल्यू आता है जो बिल्कुल फाइनाइट है, बिल्कुल फाइनाइट है, 10⁻3 करके कुछ आता है जो कि हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो थीसिस है इनका, ये स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट तो प्रूफ है, लेकिन कैसे, एग्जाम्पल से, कैलकुलेशन से। आप इसका जो प्रूफ होगा वो कैसे होगा, तो डाइविजन जेरमर एक्सपेरिमेंट से। तो खैर ये स्टेटमेंट था उनका, ठीक है। तो हम आगे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का निकाल के देखते हैं कि ये कितना आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कितना आता है। और ये उस समय भी हम लोग निकालेंगे जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, किसी फोर्स में, किसी पोटेंशियल में मूव कराएंगे, और वो पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। उसमें अगर हम मूव कराएं इलेक्ट्रॉन को तो उसमें कितना ये वेवलेंथ होगा उस मैटर वेव का, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब जो वेवलेंथ था डेब्रॉय वेवलेंथ, उसको हम लोग क्या करने वाले, कन्वर्ट करने वाले हैं इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और इसी काइनेटिक एनर्जी के हेल्प लेकर के आगे हम क्या करेंगे, अगर किसी चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन को अगर मूव करेंगे भी पोटेंशियल में, तो देखेंगे कितना वेवलेंथ आता है, ठीक है। और इसी वेवलेंथ जो आएगा काइनेटिक, इसका इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ, उसी वेवलेंथ को डाइविजन और जर्मर, दो वैज्ञानिकों ने मिल करके इनको प्रूफ किया है। और ये डाइविजन और जर्मर आपके एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लैम्बडा इक्वल टू कितना है, h/mv है। अगर हम लोग क्या करें, mv का मतलब होता है h/p, ठीक है। तो हम लोग इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ये होता है 12mv²। m ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, m नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2m, m इंटू m ऊपर में क्या हो जाएगा m², v इंटू, देखो यहाँ पर है v², तो m इंटू v को क्या बोलते हैं, p, इसका मतलब आ जाएगा p/2m, मतलब p²/2m। इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग E लिखते हैं सिर्फ, तो आ जाएगा p²/2m। बात समझ में आई। अब यहाँ से हम p अगर निकालना चाहेंगे तो p² इक्वल टू सबसे पहले 2m इंटू ई, काइनेटिक एनर्जी को मैंने क्या लिखा है, E लिखा है, ठीक है। तो p इक्वल टू होगा √2mE, ठीक है। और हम लोग को पता है लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है h/p, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h/√2mE हो जाएगा। ये एक्चुअल में लैम्बडा कितना आ गया, h/√2mE, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन भी पोटेंशियल डिफरेंस में जा रहा है, ठीक है, और उस पर जो चार्ज है वो E है, तो कितना एनर्जी होगा, उसका जो वर्क डन होता है वो एनर्जी होता है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर जो एनर्जी होगा, ठीक है, एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E इंटू V होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इतना आ गया।
अब हम क्या करेंगे, लैम्बडा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा, h/√2m, और E के जगह पे हम लोग कितना पुट करेंगे, E/v। यहाँ पर E का मतलब क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो लैम्बडा जो आएगा इलेक्ट्रॉन का वो कितना आएगा, h के जगह पे हम लोग पुट करेंगे 6.625 × 10⁻²/√2। मास के जगह पे हम लोग पुट करेंगे 9.1 × 10⁻31 इंटू ई के जगह पुट करेंगे 1.6 × 10⁻19, और भी है जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसका वैल्यू हमको पता है नहीं, उसको रहने देंगे। और इसको जब टोटल सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, ये आता है 12.27/√v। ये एंगस्ट्रॉम में आता है, इतना एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 12.27/v अंडर रूट में इतना एंगस्ट्रॉम आता है, जो कि वेवलेंथ है। किसका वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है। ठीक है, तो यही कहानी को बिल्कुल जब डेविजन और जर्मर साहब दोनों मिल करके, ये तो कैलकुलेशन किया गया है ना, प्रैक्टिकली तो नहीं किया गया, कैलकुलेशन है। जब डेविजन और जर्मर दोनों एक्सपेरिमेंट करते हैं मिल करके, ठीक है, इस पर इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है और इनका वेवलेंथ को मापा जाता है। ठीक है, तो वो कितना आता है 12.27/√v, और देखा जाता है ये दोनों जो है सो बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब डेब्रॉय साहब जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ तक था मेरा आज का कहानी। अगर आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो आप क्या क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे सबसे पहले डेब्रॉय साहब का एक इंट्रोडक्शन लिखोगे। ठीक है, कि वो अपने PhD की थीसिस में लिखे थे कि नेचर हैज सिमेट्री, नेचर के पास सिमेट्री है, एवरीथिंग इज मेड ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। ठीक है, पूरा यूनिवर्स कैसे बना हुआ है, रेडिएशन और मैटर से बना हुआ है। इसके बाद आप लिखोगे डे ब्रोगली का हाइपोथेसिस जो लिया इन्होंने। हाइपोथेसिस मतलब एक कल्पना करके जस्ट एक स्टेटमेंट दे देना, और स्टेटमेंट में उन्होंने क्या दिया, स्टेटमेंट में उन्होंने दिया था कि एवरी मूविंग पार्टिकल कैन एसोसिएटेड अ वेव, प्रत्येक मूविंग पार्टिकल के पास क्या होता है, वेव होता है, और उसका जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, λ=h/mv। इतना आप वहाँ लिख दोगे। इसके बाद जो है सो कैलकुलेट करके दिखाओगे इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन करके दिखाओगे। उस समय आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें माननी पड़ेगी, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m मान लोगे, E जो चार्ज होगा, भी पोटेंशियल डिफरेंस मान लेना होगा। इसके बाद आपको ये लिखना होगा, और उससे पहले आपको ए वाला टर्म यहाँ से यहाँ तक निकाल देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, तब जाकर के आप डे ब्रोगली हाइपोथेसिस को समाप्त कर सकते हो। और अगर ये आपका 4 नंबर में पूछा जाता है तो आपको 4 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अगर किसी तरह की परेशानी होगी, किसी तरह की दिक्कत होगी, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर फ़ोन करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें फ़ोन आ नहीं रहा आजकल, है ना, तो उस पर जो है सो मुझसे मैसेज करेंगे। कोई दिक्कत होगा तो मैं फिर से आपको पर्सनली बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर कर दीजिए। और इन सब के लिए आपको बहुत बहुत